एवरीवन, C#.NET के इस लेक्चर में हम थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन डिस्कस करेंगे। तो थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन को समझने के लिए हम सबसे पहले आपको ये बता दें, सिंक्रोनाइजेशन की नीड क्या है। सिंक्रोनाइजेशन की नीड है जब मल्टीपल थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट हो रही होती हैं और वो किसी ऐसे रिसोर्स को, सिस्टम के ऐसे रिसोर्स को यूज़ करना चाहती हैं जो नॉन शेयरेबल है। मीन्स कि उस रिसोर्स को एक बार में कोई एक ही टास्क एक्सेस कर सकता है। मोर देन वन थ्रेड उस सिस्टम रिसोर्स को एक बार में एक्सेस नहीं कर सकती हैं। अगर करेंगी तो किसी तरह की इनकंसिस्टेंसी एराइज हो सकती है सिस्टम में, प्रोग्राम में। ओके, अभी एज एन एग्जाम्पल आप ये समझिए कि मेरे पास दो थ्रेड है, थ्रेड T1 है और थ्रेड T2 है। हमने यहाँ पे दो मेथड बनाया है। पहले आप ये मेथड देख लीजिए। ये एक एरे लिया है मैंने, ये एक एरे है जो कि शेयर्ड है, जिसको दो थ्रेड शेयर करेंगी। एरे ए है जिसको दो थ्रेड शेयर करेंगी। वो थ्रेड हमारी एक मेथड 1 की बनेगी और एक मेथड 2 की। ये मेथड 1 है। मेथड 1 क्या करेगा? मेथड 1 j=1 से लेकर 5 तक चलेगा और ए के आई पे जे को राइट करेगा। मीन्स कि ए के जीरो पे 1 डालेगा, ए के 1 पे 2 डालेगा, ए के 2 पे 3 डालेगा एंड सो ऑन। ऐसा मैं करना चाह रहा हूँ। और ए के 4 पे 5 डाल के रुक जाएगा, 5 तक चलेगा ये। ओके, और ये मेरा जो मेथड 2 है, ये क्या करेगा? ये j=6 से लेकर 10 तक चलेगा और ए के आई पे जे को राइट करेगा, मतलब 6 to 10। ओके, यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा? ये 5 से ले यहाँ पर डालेगा, 5 पे डालेगा 6, यहाँ डालेगा 7, यहाँ डालेगा 8, यहाँ डालेगा 9, यहाँ डालेगा 10। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने दो थ्रेड बनाई होगी, एक मेथड 1 के करस्पॉन्डिंग और मेथड 2 के करस्पॉन्डिंग, तो हमारी जो मेथड 1 के करस्पॉन्डिंग थ्रेड T1 है और मेथड 2 के करस्पॉन्डिंग थ्रेड T2 है। मैंने T1 डॉट स्टार्ट और T2 डॉट स्टार्ट दोनों को लिख दिया। T1 भी स्टार्ट हो गई, T2 भी स्टार्ट हो गई। अब आपको पता है कि अगर T1 थ्रेड 1 मेथड 1 के करस्पॉन्ड है तो T1 पहली बार जब i=1 के लिए, सॉरी, T1 जब j=1 के लिए एग्जीक्यूट होगी तो T1 500 मिली सेकेंड के लिए, 500 मिली सेकेंड के लिए, यानी हाफ सेकेंड के लिए स्लीप हो जाएगी। और जैसे T1 स्लीप होगी तो ए के जीरो पे क्या जाएगा? सॉरी, ए के जीरो पे क्या जाएगा? 1 जाएगा। और जैसे ये स्लीप होगी आई को 1 करके, वैसे ही मेथड 2 का टर्न आ जाएगा, क्योंकि T2 का टर्न आ जाएगा। तो ये क्या करेगी? आई के जे के 6 पे क्या राइट कर देगी? ये जे के 6 पे ये राइट कर देगी, सॉरी, ये आई के 1 पे, ए के 1 पे क्या राइट कर देगी? 6 राइट कर देगी। ए के 1 पे 6 राइट कर देगी और आई को प्लस प्लस कर देगी। और जैसे ही आई 2 होगा और ये स्लीप करेगी तो फिर मेथड 1 का टर्न आ जाएगा। और मेथड 1 का टर्न आएगा तो ए के 2 पे ये क्या डालेगी? 2 डाल देगी। मतलब कि जो नंबरिंग उसमें लिख कर आएंगी वो इस तरह से आएंगी। मतलब मेरे एरे के जीरो वाले पे हमारा जो मेथड 1 है 1 लिखेगा। फिर मेथड 2 का टर्न आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर इस मेथड 1 का टर्न आएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर मेथड 2 का टर्न आएगा तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। फिर मेथड 1 का टर्न आएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर मेथड 2 का टर्न आएगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 6 7 8। फिर मेथड 1 का टर्न आएगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और मेथड 2 का टर्न आएगा तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर मेथड 1 का टर्न आएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और फिर मेथड 2 का टर्न आएगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। मतलब एक एक बार टर्न आएगा ना, मेथड 1 का, मेथड 2 का, फिर मेथड 1 मेथड 2। तो ये लिख के क्या आ गया? 1 6 2 7 3 8 4 9 एंड 5 10। बट मुझे चाहिए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा। मतलब मैं चाहता हूँ कि सीक्वेंस में राइट हो, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मेथड 1 और मेथड 2 टर्न वाइज एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मतलब कि पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जब मेथड 1 j=1 के लिए एग्जीक्यूट हो जाता है तो मेथड 2 चल जाता है j=6 के लिए। तो मेथड 1 ए के जीरो में 1 डालेगा और मेथड 2 ए के 1 पे 6 डाल देगा। फिर अगला टर्न मेथड 1 का आएगा तो i=2 हो चुका होगा, तो मेथड 1 ए के 2 वाले इंडेक्स में 2 डालेगा। फिर मेथड 2 का टर्न आ जाएगा। तो इस तरीके से वो मेथड 1 और मेथड 2 दोनों ही, मतलब थ्रेड 1 और थ्रेड 2
दोनों ही हमारे एरे ए को एक साथ यूज़ कर ले रहे हैं। हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि नहीं ऐसा ना हो मेथड 1 पहले सारे वैल्यू 1 से लेके 5 तक राइट करे, फिर मेथड 2 राइट करे। लेकिन चूंकि ये थ्रेड है और थ्रेड एक साथ पैरेलल एग्जीक्यूट होती है तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो क्या यहाँ से हम थ्रेडिंग हटा दें? नहीं, हम थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं हटाएंगे। हमारे थ्रेड 1 और थ्रेड 2 अपने बाकी टास्क को तो पैरेलल एग्जीक्यूट करें, लेकिन थ्रेड 1 और थ्रेड 2 में से कोई भी एक जब एरे को यूज़ करे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली करे। मीन्स कि जब थ्रेड 1 एरे को यूज़ कर रहा हो तो उस समय थ्रेड 2 ना करे, जब थ्रेड 2 यूज़ कर रहा हो तो थ्रेड 1 ना करे। मतलब जब थ्रेड 1 पूरी वैल्यूज राइट कर ले तब थ्रेड 2 राइट करे। मतलब जब थ्रेड 1 जब थ्रेड 1 जे इजकल टू 1 से लेके 5 तक पूरी एग्जीक्यूट हो ले, तब थ्रेड 2 जे इजकल टू 6 से लेके 10 तक एग्जीक्यूट हो। मतलब while thread 1 is using array, while thread 1 is appending element to the array, thread 2 should wait। ऐसा मतलब हम चाहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सेस ऑफ एरे। एक्चुअली मेरा जो एरे यहाँ पर है वो क्या है, मेरा एरे यहाँ पे क्रिटिकल रिसोर्स ऑफ द प्रोग्राम है, हमारे प्रोग्राम का क्रिटिकल रिसोर्स है, मीन्स की नॉन शेयरेबल रिसोर्स है। हम चाहते हैं कि जब थ्रेड 1 एरे में वैल्यू राइट कर रही हो तो थ्रेड 2 ना करे उस टाइम पर, और जब थ्रेड 2 राइट कर रही हो तो थ्रेड 1 ना करे। यानी हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहते हैं। मीन्स कि थ्रेड 1 और थ्रेड 2 में से जो भी पहले एरे में वैल्यू डालने लगे वो दूसरी वाली को एक इंफॉर्मेशन दे, एक मैसेज दे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप वेट करो। तो इसके लिए हमें कुछ सिग्नलिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो सिग्नलिंग हम लोग सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू करते हैं। एक्चुअली सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि एक प्रोसेस या एक थ्रेड अपने एक्शन को ले या ना ले। जैसे मान लीजिए कि दो बाइकर्स एक साथ एक रोड पे जा रहे हैं और एक जो आगे वाला है वो टर्न हो रहा है, तो आगे वाला टर्न होगा उसी समय अगर दोनों एक साथ टर्न हो जाएंगे, वे दोनों एक साथ चल रहे हैं लेकिन अगर दोनों एक साथ टर्न हो लिए तो लड़ जाएंगे। तो हमें दोनों को एक साथ टर्न नहीं कराना है, जबकि दोनों एक साथ चलें एक साथ चल रहे हैं, पैरेलली चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई एक टर्न होना चाहता है वो अपना लेफ्ट इंडिकेटर ऑन करेगा। अगर वो लेफ्ट टर्न होना चाहता है तो अपना लेफ्ट इंडिकेटर ऑन करेगा, और जो दूसरा वाला है वो लेफ्ट इंडिकेटर ऑन देख के सिंक्रोनाइज हो जाएगा। मीन्स कि अपने एक्शन को ले कि ना ले ये वो डिसाइड कर लेगा। तो जैसे ही एक बाइकर अपना लेफ्ट इंडिकेटर ऑन करेगा, पीछे के जितने भी हैं एक या नंबर ऑफ बाइकर्स वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, वो टर्न नहीं होंगे। बाकी काम करेंगे लेकिन टर्न नहीं होंगे। जैसे वो टर्न नहीं होंगे, जब वो टर्न हो लेगा तो सबको नोटिफिकेशन होगा कि वो टर्न हो लिया, और फिर उनमें से कोई एक टर्न होगा, और जब वो टर्न हो रहा होगा तो बाकी लोग टर्न नहीं होंगे। ऐसा। तो इसमें आपने ये देखा कि थ्रेड 1 मेथड 1 और मेथड 2 दोनों ही एरे में वैल्यू एक ही टाइम पे राइट कर रहे हैं, इसलिए एरे में रैंडम वैल्यू स्टोर हो जा रही है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझाता हूँ। मेरा एग्जांपल सी शार्प का है, आप देखेंगे। मैं आपको एक सी शार्प का एग्जांपल यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने पूरा कंप्लीट बनाया हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने एक एरे लिया हुआ है और उस एरे में देखिए मेरा एक एरे है, स्टैटिक एरे है, ताकि पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस हो जाए, और एक ही एरे है पर ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ये 10 का एरे है और एक स्टैटिक वेरिएबल आई है। अब ये मेरा मेथड 1 है। मेथड 1 आप देख रहे हैं जे इजकल टू 1 से लेके मेथड 1 आप देख सकते हैं जे इजकल टू 1 से लेकर 5 तक चल रहा, और ए के आई में जे को राइट करके आई प्लस प्लस करके स्लीप कर जा रहा है। और जैसे ये स्लीप करेगा मेथड 2 का टर्न आ जाएगा, क्योंकि मैंने थ्रेड बनाई हुई है, और मेथड 2 जे इजकल टू 6 से लेकर 10 तक चल रहा है, और ए के आई में जे को राइट करके आई प्लस प्लस करके स्लीप हो जा रहा है। ओके, अभी देखिए फिर मैंने मेन स्टार्ट किया। मेन में थ्रेड 1 थ्रेड 2 दो ऑब्जेक्ट बनाया मैंने थ्रेड 1 थ्रेड 2 दो ऑब्जेक्ट बनाया, T1 T2। T1 इज माई थ्रेड करस्पॉन्डिंग टू मेथड 1 एंड T2 इज माई थ्रेड करस्पॉन्डिंग टू मेथड 2, एंड T1 डॉट स्टार्ट T2 डॉट स्टार्ट, T1 और T2 दोनों क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। फिर मैंने T1 T2 को ज्वाइन करा दिया, ताकि जब तक T1 T2 एंड ना हो जाए आगे का कोड ना चले, के वाला ये। तो मेरा जब T1 और T2 स्टार्ट होंगे, और T1 क्या करेगा, पहले T1 का टर्न आएगा तो एरे में 1 डालेगा, फिर T2 का टर्न आएगा तो उसके बगल में 6 डालेगा, फिर T1 का टर्न आएगा तो 2 डालेगा, फिर T2 का आएगा तो 7 डालेगा। और जब ये लोग एरे में एलिमेंट डाल लेंगे तो हम पूरे एरे को यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, और जब एरे को प्रिंट कराएंगे तो ये रैंडम वैल्यूज आपके सामने आएंगी। ये प्रिंटिंग का कोड है। तो अब देखेंगे दोनों थ्रेड ने रैंडमली डेटा राइट किया है। देखिए इसका आंसर देखिए पहले।
ये इसका आउटपुट सामने आएगा अभी। इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है उसको देखिए, वो अनएक्सपेक्टेड है, हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं। अभी देखिए वो अभी थ्रेड चल रही है मेरी, थ्रेड चलने के बाद ये आंसर है 16273849510 ऐसा आया। जबकि आना क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और वो जो एक्सपेक्टेड है वो कब आएगा, जब हम दोनों थ्रेड को सिंक्रोनाइज करेंगे। मतलब जब हम ये चीज़ बताएंगे कि जब थ्रेड 1 ने एरे को यूज़ करना शुरू कर दिया है तो थ्रेड 2 तब तक ना करे जब तक कि थ्रेड 1 एरे पे वैल्यू डालना रोक ना दे। मतलब जब तक थ्रेड 1 i=1 से लेकर 5 तक के लिए पूरा चल ना ले तब तक थ्रेड 2 स्टार्ट ना हो। अब इस बात को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि C# इसको कैसे हैंडल करेगा, कैसे C# सिंक्रोनाइज कराता है कोड ब्लॉक को। कि मतलब अगर एक थ्रेड का कोई कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है तो दूसरे थ्रेड का वो कोड ब्लॉक ना एग्जीक्यूट हो। वो कोड ब्लॉक मीन्स कि जो कोड ब्लॉक क्रिटिकल रिसोर्स को यूज़ कर रहा है। तो जो कोड ब्लॉक किसी क्रिटिकल रिसोर्स को यूज़ करता है, एक्सेस करता है, उसको हम क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में मेथड 1 और मेथड 2 दोनों में क्रिटिकल सेक्शन है। क्रिटिकल सेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम इज द पार्ट ऑफ प्रोग्राम विच इज एक्सेसिंग एनी क्रिटिकल रिसोर्स ऑफ द सिस्टम। तो हमारे प्रोग्राम का जो क्रिटिकल सेक्शन है वो कौन सा कोड है, जो हमारे एरे को यूज़ कर रहा है, क्योंकि एरे इज अवर क्रिटिकल रिसोर्स है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में इसके आगे की बातें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।